नेक्स्ट देखो, इसी में रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स में हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन है, ये मैंने दिया था होमवर्क में, आंसर आया है तो बताइए, मुझे बताना है या हो गया है? बता दीजिए सर। बताना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है। टू स्विमर्स लीव पॉइंट ए ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर टू रीच बी लाइंग राइट अक्रॉस द अदर बैंक, ठीक है। यानी ए और बी जो है एग्जैक्टली सामने सामने वाले पॉइंट हो गए, जीरो ड्रिफ्ट वाला केस है। तो कह रहा है वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर अलोंग स्ट्रेट लाइन व्हाइल द अदर स्विम्स एट राइट एंगल एंड देन वॉक्स द डिस्टेंस टू द दैट ही हैज बीन कैरीड अवे, ठीक है। तो what was the velocity u of her walking if both swimmer reached the destination simultaneously? तो देखो ध्यान से, अगर हम पहले वाले के लिए कैलकुलेट करें फॉर फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के लिए जो टाइम लगेगा t1, उसको हम सीधे सीधे क्या d अपॉन वी लिख सकते हैं, बोलो। और सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन जो है वो, सॉरी फर्स्ट पर्सन कैसे क्रॉस कर रहा है, अक्रॉस क्रॉस कर रहा है, तो फर्स्ट पर्सन का टाइम हो जाएगा d अपॉन अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये क्लियर है ना, क्योंकि वो अक्रॉस क्रॉस कर रहा है। इसी तरह से सेकंड पर्सन के लिए देखें, तो सेकंड पर्सन पहले वो क्रॉस कर रहा है, उसका जो टाइम होगा वो क्रॉसिंग का टाइम अलग अलग होगा और वॉकिंग का टाइम अलग होगा। अब क्रॉसिंग का टाइम कितना होगा, तो क्रॉसिंग का टाइम होगा डी अपॉन वी, और डी अपॉन वी टाइम में जब वो क्रॉस करेगा तो उसका ड्रिफ्ट कितना आएगा, तो ड्रिफ्ट की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी यू डी अपॉन वी, याद है ना। और मान लेते हैं कि उसका जो रनिंग स्पीड है अगर वो v है, तो उसको जो टाइम लगेगा वॉक करने में वो हो जाएगा यू डी अपॉन वी एंड डिवाइडेड बाई वी रन। तो ये हो गया सेकंड केस। अब क्वेश्चन में हमको गिवन है कि t1 और t2 इक्वल है, तो यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। बस क्या लिखोगे, यहाँ से लिखेंगे d अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2.5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, देखना ध्यान से, इक्वल टू d अपॉन वी यानी d अपॉन 2.5 प्लस u का मतलब 2 है, d अपॉन v का मतलब 2.5 है, और v रन। तो यहाँ से देखोगे ये d कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ से हमें v रन निकालना है। निकाला है किसी ने, तो बताओ। 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। बताओ क्लियर है, क्या डाउट है? ये हम लोगों ने एक लास्ट क्वेश्चन किया था, लगभग लगभग वैसा ही है। डायग्राम बनाऊं क्या, बताओ। नहीं सर, हो गया था। बताइए जिसको डाउट था। क्लियर है अभी? 1 जो है इधर जा रहा है और 2 जो है इधर जा रहा है और फिर इधर आ रहा है, तो इधर आने पे वी रन है और इधर जाने पे टी क्रॉस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिवर 500 मीटर वाइड इज फ्लोइंग विद अ करंट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर. A boat starts from one bank of the river, wishes to cross the river at right angle to the stream direction. The boatman can row the boat at 8 km per hour. In which direction he should row the boat? What time he will take to cross the river? क्यों भाई? तो ये एक तरह से हमारा केस 2 हो गया ना। यस सर, जब थीटा 90 से ग्रेटर होगा केस तब। 3 हो जाएगा कि थीटा की वैल्यू बनेगी माइनस ऑफ u अपॉन वी, u बाई वी। ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4/8, यानी ये आएगा -120। तो यहाँ से तुम -1/2, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से 120 डिग्री आ जाएगी, यानी उसको 120 डिग्री पे अपनी बोट को रो करना चाहिए, ठीक है। एंड टाइम कितना लगेगा, तो टाइम के लिए हम लोग बता सकते हैं d अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो d की वैल्यू दी हुई है कितनी है, 500 मीटर, अगर हम किलोमीटर में ही लिख दें तो 0.5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो ये आवर्स में आएगा, कन्वर्ट करोगे तो 4.33 मिनट्स के आसपास आ रहे हैं आंसर्स दोनों। यस सर, आ रहा है। यस सर, आ रहे थे। कर लिया होगा सभी ने।
क्यों भाई? ये सर हो गया था, हो गया था। हो गया था, वेरी गुड। और देखिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये में भी हो क्या है? गया था। अ मैन कैन स्विम विद रिस्पेक्ट टू वाटर एट 3 किलोमीटर पर आवर। द करेंट स्पीड रिवर की दिया हुआ है, मैन स्टार्ट स्विमिंग टू क्रॉस द रिवर एट द अदर बैंक, ही वॉक्स डाउन एट 8। द डिस्टेंस along the shore to reach the point on the directly opposite is starting point। ठीक है, find the direction in which he should head while swimming so that he could reach the opposite point in least possible time। also find this minimum time। क्यों भाई, ये अलग है थोड़ा सा क्वेश्चन, क्यों भाई? सर थीटा के रिस्पेक्ट में पूरी क्वेश्चन निकाल लेंगे टी की, करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। फिर उसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर देंगे। हाँ करेक्ट, कर लिया था वैसे। ये सर सर हो रहा लेकिन हाँ देख लो, सर मैं बता इसमें देता हूँ। सर इसमें आंसर तो आ गया था सर, डाउट ये था सर उसने लीस्ट पॉसिबल टाइम पूछा है, तो हाँ, सर अगर ड्रिफ्ट जीरो ही कर दें, उससे कुछ चलना ही ना पड़े तो। बट तुम ये कैसे कहोगे कि जीरो ड्रिफ्ट के केस में टाइम लीस्ट होगा? हम्म, यही तो क्वेश्चन है। तुमने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि जीरो ड्रिफ्ट अगर होगा तो उसको टाइम लीस्ट लगेगा? यही तो क्वेश्चन है। सर ये वैसा वाला केस है ना जो हम लोगों ने कल किया था कि ए बी की रेस लग रही थी उसमें। हाँ बट उसमें भी क्या था ना, ए बी की रेस में भी जो ए और बी को टाइम लग रहा था वो जरूरी नहीं कि वो लीस्ट टाइम था। ये क्वेश्चन हाँ लीस्ट मतलब, टाइम निकालने का है। हाँ इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एज्यूम करेंगे कि भाई देखो रिवर की फ्लो स्पीड इधर है u, और सपोज कर लेते हैं कि वो जो स्विमर है या जो बोट है वो इधर जा रहा है थीटा एंगल पे। क्यों भाई? तो हम क्या करेंगे, थीटा एंगल पे अगर वो जा रहा है तो पहले हम ओ से ए देखेंगे कितना आगे निकल गया, और ओ से ए उसको टाइम कितना लगा। तो देखो टाइम फ्रॉम ओ टू ए अगर निकालेंगे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं डी अपॉन वी साइन थीटा। ठीक है, डी अपॉन वी साइन थीटा। फिर इसके बाद अगर हम डेल्टा एक्स निकालें तो डेल्टा एक्स की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाली थी, तो ये आई थी u प्लस वी कॉस थीटा इंटू डी अपॉन वी साइन थीटा। ये क्लियर है? बोलो। रिवर का जो फ्लो स्पीड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर, v की वैल्यू दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर, और उसकी जो रनिंग स्पीड है यानी बाद में उसको a से लेके p तक का जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन वी रनिंग। तो डेल्टा एक्स का मतलब है u प्लस वी कॉस थीटा इंटू डी अपॉन वी साइन थीटा इंटू वी रनिंग। तो देखो टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, टोटल टाइम जो उसको लगेगा दोनों टाइम का सम हो जाएगा, ओ से ए का टाइम प्लस ए से पी का टाइम। तो ओ से ए का टाइम हो गया डी अपॉन वी साइन थीटा, और ए से पी तक का टाइम यू प्लस वी कॉस थीटा इंटू डी अपॉन वी इंटू वी आर साइन थीटा। ठीक है, ये है सिचुएशन। तो हमें क्या करना है कि इस फंक्शन को अब मिनिमाइज करना है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग डी टी अपॉन डी थीटा को जीरो करें यहाँ से। तो देखो यहाँ से क्या आएगा सॉल्व करने पे, अगर नहीं किया है तो करो सॉल्व। सर कर लिया, इसमें वैल्यूज रख देंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। हाँ मतलब ठीक है, वो तो खैर कांस्टेंट ही है, वो तो कांस्टेंट ही है, हमें कॉन्सेंट्रेट तो उस पे करना है ना, साइन थीटा कॉस थीटा पे। सर सॉल्व तो हो गया है सर, आंसर भी आ गया है सर। एक एक चीज़ समझ नहीं आई सर, ओ ए हाइपोटेन्यूज है और सर हाँ ओ पी परपेंडिकुलर है, तो हाँ सर ओ पी तो ओ ए से हमेशा कम ही होगा। हाँ, लेकिन ओपी के अलोंग जो वेलोसिटी है वो कम है, ओए के अलोंग वेलोसिटी ज़्यादा है। हाँ कंपोनेंट टाइम के कम बारे होगा। में कमेंट सिर्फ डिस्टेंस से नहीं करोगे ना, स्पीड से भी तो करोगे। हाँ ये सर ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुमको मिलेगा साइन थीटा की वैल्यू 3/7। तो यहाँ से नहीं, फ्रॉम नॉर्मल दिया हुआ है तो हो सकता है मेरा आंसर कुछ और आएगा। इसमें आंसर जो दिया हुआ है ना वो नॉर्मल से दिया हुआ है, और मैंने जो थीटा लिया हुआ है वो इधर से है, तो इधर से कुछ और निकल के आएगा। सर कॉस इनवर्स 3/7 सर आएगा। हाँ नहीं सर,
cos इनवर्स -3/13। अच्छा, थीटा आ रहा है कॉस इनवर्स -3/13, माइनस में आएगा ये तो कंफर्म है। अब कितना आएगा वो तुम कैलकुलेट करके बताओ सही सही, तब ठीक है। ठीक है ना। और कितना टाइम लगेगा, फिर यही टाइम उठा के ऊपर रख दो। कितना टाइम लगेगा, यही जो कॉस थीटा आया इसको उठा के ऊपर रख देना है। सर कॉस इनवर्स अगर -3/13 आएगा, तो सर हाँ, इसको अगर हम साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू नहीं चेंज हो जाएगी? अरे वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, लेकिन ये जो आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये आंसर नॉर्मल डायरेक्शन से दिया हुआ है। बात समझ में आई कि नॉर्मल से कितने एंगल पे, और हमने जो थीटा लिया है वो रिवर फ्लो के डायरेक्शन से लिया है। ये अंतर है। तो मेरा आंसर कॉस इनवर्स माइनस टाइम थ्री का बाई आंसर सेवन मैच कर जाएगा, टाइम मैच कर जाएगा, थीटा हो सकता है मैच नहीं करेगा अगर तुमने थीटा यहाँ से लिया है तो, ये कह रहा हूँ मैं। ठीक सर। ठीक है ना, टाइम मैच कर जाएगा जब तुम इसमें वैल्यू रखोगे, मिनिमम वाली टाइम की वैल्यू। क्वेश्चन क्लियर है, कंप्लीट कर लोगे? यस सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। अ मैन स्विमिंग इन अ रिवर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन वन बैंक हैज टू रीच पॉइंट सी ऑन द अदर बैंक विच इज एट ए डिस्टेंस एल। अब देखना ध्यान से, ये भी अलग टाइप का है। तो कॉन्सेप्ट तो खैर वही है, बस थोड़ा थोड़ा फर्क है सभी में। विच इज एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट बी। ए और बी लिखा हुआ है, तो इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, और यहाँ पहुँचना है पॉइंट सी पे। ध्यान से देखना, उसको सी पॉइंट पे पहुँचना है जो यहाँ से एल डिस्टेंस पे है, और ये डी है। ठीक है। एंड करंट वेलोसिटी इज यू नॉट। तो रिवर फ्लो की वेलोसिटी दी हुई है, रिवर फ्लो वेलोसिटी इज यू नॉट। तो रिवर फ्लो यू नॉट हो गया। तो फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ स्विमर रिलेटिव टू स्टिल वाटर विथ विच ही शुड स्विम। तो देखो एक बात तो पक्की है कि उसका जो स्विमर की वेलोसिटी है वो इधर की तरफ कहीं होनी चाहिए। क्यों भाई, अगर स्विमर की वेलोसिटी इधर की तरफ है तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो एसी के अलोंग जाएगा। ठीक है। तो हमें निकालना ये है, हमें निकालना ये है, हमें निकालना है मिनिमम वैल्यू ऑफ v such that resultant resultant of v and u naught is along AC। ठीक है। तो जरा देखना ध्यान से, ये वाला एंगल मैं थीटा ले लेता हूँ, तो ये वाला थीटा होगा, और ये वाला एंगल मैं बीटा ले लेता हूँ। तो याद है कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट को, उसके अलोंग कैसे करते हैं, बताया था एक तरीका। सर परपेंडिकुलर करके साइन थीटा वाले कंपोनेंट इक्वल कर देते। करेक्ट, वेरी गुड। तो अब यहाँ से देखो, अगर हम इस u का कंपोनेंट इधर लिखेंगे तो ये बनेगा u नॉट साइन थीटा, और इस v का कंपोनेंट इधर लिखेंगे तो ये होगा v साइन बीटा आएगा। तो रिजल्टेंट उसके अलोंग होने के लिए हमारे पास कंडीशन ये आएगी कि जो v साइन बीटा है ये इक्वल होना चाहिए u नॉट साइन थीटा के। ठीक है। यानी v की जो वैल्यू है वो u नॉट साइन थीटा अपॉन साइन बीटा होनी चाहिए। तो अब ये बताओ कि अगर हमें v को मिनिमाइज करना है तो बीटा क्या लेना चाहिए, बीटा क्या होना चाहिए। थीटा तो कांस्टेंट है, थीटा चेंज नहीं करेंगे, बीटा ही चेंज कर सकते हैं हम। तो बीटा की वैल्यू क्या 90 डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ से v की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी u नॉट साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू रख दो उस ट्रायंगल से, तो क्या बनेगी, ये हो जाएगी d अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्लियर है या नहीं बताओ।
v से v मिनिमम पे कैसे पहुंचे, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखो, हो गया नेक्स्ट वाला क्वेश्चन? क्यों भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर आ ये रहा है। समझ में नहीं आया। इसमें कह रहा है स्विमर विशेस टू क्रॉस अ 500 मीटर रिवर फ्लोइंग एट रेट u5, ठीक है, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में कि रिवर फ्लोइंग की स्पीड ज्यादा है और स्विमर की स्पीड कम है, समझ में आई बात? अब कह रहा है कि अगर वो थीटा एंगल पे फ्लो कर रहा है तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर क्या होगा। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि टाइम टू क्रॉस द रिवर क्या लिखते हैं हम लोग, टाइम टू क्रॉस द रिवर होता है d अपॉन v साइन थीटा। अब d की जगह क्या लिखा हुआ है, d की जगह है हमारे पास 500 मीटर, ए पार्ट 0.5 लिख देंगे सर किलोमीटर। हाँ सीधा सीधा 0.5 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई हिज तो स्पीड 3, 5 तो 3 साइन थीटा हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 1/6 साइन थीटा आएगा आवर्स में, और मिनट में बदलेंगे तो 10 अपॉन साइन थीटा मिनट्स हो जाएगा, ठीक है ना। और टाइम को अगर हमें मिनिमम करना है तो टाइम मिनिमम करने के लिए साइन थीटा को 1 कर देंगे, यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो यहाँ से टी मिनिमम की वैल्यू 10 मिनट्स आ जाएगी, बस ये तो सीधा ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ था ही नहीं। क्लियर है? क्लियर है, बोलिए। सर ये फॉर्मूले हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब अगर रिवर की स्पीड ज़्यादा हो स्विमर से तब भी। नहीं देखो, जो टाइम टाइम जो हमने केस 1 2 3 4 लिखने के पहले जो किया हुआ है उनका उन केसेस से कोई लेना देना नहीं है ना, वो तो हमने यू वी थीटा में जनरल फॉर्मूले निकाले हुए हैं। यस सर, ठीक है। तो वो जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर है डी अपॉन वी साइन थीटा, ये तो हमेशा ही रहेगा, थीटा अगर हम फ्लो डायरेक्शन से ले रहे हैं तो। ठीक है, ओके सर, ठीक है। बोलो फिर, रिवर स्विमर वाले केसेस एकदम क्लियर है, बताओ, हर तरह का क्वेश्चन हो गया है, कुछ कंफ्यूजन है अभी भी तो बताइए। ठीक है, अब इसमें तुम बस एक बात और नीचे नोट करके लिख सकते हैं आगे इसमें, देखो जैसा रिवर स्विमर मोशन है, जैसा रिवर और स्विमर का मोशन है, अब तुम ध्यान से समझो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि स्विमर जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है रिवर की वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, ग्राउंड से देखने पे उसका डायरेक्शन कुछ और नजर आ रहा है और उसका हेडिंग डायरेक्शन कुछ और है, मतलब वो स्विम किसी और डायरेक्शन में कर रहा है खुद के हिसाब से, लेकिन वो रिवर फ्लो के साथ साथ थोड़ा ड्रिफ्ट हो जा रहा है जिसकी वजह से उसका रिजल्टेंट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी कि रिवर का जो मोशन है वो स्विमर के स्विमिंग डायरेक्शन को इफेक्ट कर रहा है। एंड दिस इज द सेम केस when we discuss airplane and wind problems, मतलब exactly same है, मुझे कुछ नया पढ़ाने की जरूरत नहीं है। एयरप्लेन एंड विंड प्रॉब्लम्स, बताओ ये बात समझ में आ रही है कि सेम है? क्यों भाई, प्लेन के मोशन में यानी एयरक्राफ्ट के मोशन में विंड का जो इफेक्ट आएगा वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे रिवर स्विमर के मोशन को इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, केवल इक्वेशन लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्लेन with respect to ground is equal to velocity of plane with respect to wind
प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो ये केस बनेगा इसमें, ये केस इसमें बनेगा, ठीक है, जिसमें से ये वाला जो वेक्टर है ये बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे हेडिंग डायरेक्शन ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, ठीक है। और रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे, तो रिजल्टेंट हम ऐसे बना सकते हैं कि सपोज इधर की तरफ है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और इधर की तरफ है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। तो जो उसका एक्चुअल मोशन है, तो उसका एक्चुअल मोशन इधर की तरफ होगा, तो ये बनेगा वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। यानी होगा क्या, अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो प्लेन का जो डायरेक्शन होगा प्लेन का जो डायरेक्शन होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, ध्यान से देखो तो प्लेन का डायरेक्शन प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड के डायरेक्शन में होगा, लेकिन वो ड्रिफ्ट होके इधर की तरफ जा रहा होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रिवर के केस में स्विमर का मोशन है, कुछ भी नया नहीं है, बस ऐसे समझो, ठीक है। बताओ, तो इसमें बस तुम एक प्रॉब्लम करके देख लो, बस कुछ नया नहीं है इसमें लिखना, विंड इज ब्लोइंग ड्यू ईस्ट एट 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। एन एयरक्राफ्ट whose speed is 200 kilometer per hour, 200 kilometer per hour in still air has to go 1000 kilometers 37 degree north of east। तो हमें निकालना है फाइंड द डायरेक्शन, find the direction in which pilot should head his plane, ठीक है। और हमें निकालना है also find time taken during journey। देखो करो ट्राई इसको, मैंने जो ऊपर लिखा है उसमें कोई कंफ्यूजन है बताओ, फिर इसको ट्राई करो। देखो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले विंड का डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। चाहो तो उससे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लो, सबसे अच्छा। तो इधर हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि विंड इज ब्लोइंग ड्यू ईस्ट, मतलब विंड का जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 20, ठीक है। इसके बाद an aircraft whose speed is 200 kilometer in still air has to go 1000 kilometer 37 degree north of east। north of east का मतलब क्या होगा, मतलब ये हुआ कि उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है, कितने किलोमीटर जाना है 1000 किलोमीटर एंड 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो
तो इसका मतलब यही होता है ना कि ईस्ट से मेजर करना है किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ। अब ऐसे देखो कि एयरक्राफ्ट को इधर जाना है, क्यों, और विंड इधर ब्लो कर रही है, तो इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि एयरक्राफ्ट को थोड़ा इधर की तरफ अपना डायरेक्शन रखना होगा, तभी उसका रिजल्टेंट बीच में ए बी के अलोंग आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो ये हो गई सपोज एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 200, एंड सपोज कर लेते हैं कि इधर से बीटा एंगल पे होना चाहिए। तो अब बता सकते हो कि अगर इनका रिजल्टेंट हम चाहते हैं कि ए बी के अलोंग हो, तो क्या कंडीशन लगाएंगे? 200 sin beta equals to 20 sin 37. करेक्ट, करेक्ट। फिर से वैसे ही करेंगे, तुम ध्यान से देखो तो वही रिवर वाला ही क्वेश्चन है, अलग नहीं है। इधर की तरफ इसका कंपोनेंट आएगा 20 sin 37, और इसका इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा 200 sin बीटा। तो हम लोग सीधे सीधे बोलेंगे यहाँ पे कि रिजल्टेंट will be along AB if, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 20 sin 37 is equal to 200 sin बीटा। तो यहाँ से sin बीटा कितना आता है निकल के सॉल्व करके? तो भाई sin 37 is 3/5, 3/50 आता है। यस सर। तो यहाँ से बीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 3/50। तो पहले तो ये डायरेक्शन मिल गया कि कौन से डायरेक्शन में उसको हेड करना चाहिए, तो जिस डायरेक्शन में जाना है उससे नॉर्थ की तरफ इतने एंगल पे होना चाहिए। करेक्ट, बताओ। ऐड करके लिखना पड़ेगा था 37 डिग्री। मतलब बेसिकली देखो आंसर कहाँ से देना है वो तो डिपेंड करेगा ना, हमको आंसर ईस्ट से देना है, हमको आंसर नॉर्थ से देना है, या हमको आंसर ए बी से देना है। बट हम लोगों ने निकाला ए बी से, क्योंकि ए बी से निकालना सबसे आसान है। बात समझ में आई? अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे आएगा बताएगा कोई? 1000/200 cos beta plus 20 cos 37। करेक्ट। तो अगर हम देखें कि वेलोसिटी प्लेन की ग्राउंड से कितनी बनेगी, तो देखो 200 cos बीटा एंड प्लस 20 cos 37 ये बनेगी। तो 200 cos बीटा कितना आएगा, साइन बीटा अगर 3/50 है तो, क्यों भाई? 2491 अपॉन 2500 आएगा क्या, एंड प्लस 20 इंटू 4/5, तो जो भी बनेगा तो टाइम हो जाएगा 1000 किलोमीटर अपॉन मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये आवर्स में आ जाएगा। हम्म 58.8 सेकेंड्स आएगा। देख लेते हैं एक सेकेंड। मेरा तो कुछ ऐसे आ रहा है 4.64 आवर्स आ रहा है फाइनल आंसर। सर हाँ cos बीटा की वैल्यू यही आएगी सर? हाँ, cos बीटा की वैल्यू देखिए सर एक बार। गलत लिखी है। सर 2500 के कैसे आ जाएगा सर? वो अंडर रूट ऊपर रहेगा सर। लगाना भूल गया, अंडर रूट लगाना भूल गया मैं। ठीक ठीक ठीक। सर 49.9 समथिंग ऊपर अपॉन नीचे 50, तो 1 कर देंगे सर? 1 कर दोगे, चलो सर रहने दो 1, ठीक है ठीक है ठीक है, कर लो, देख लो आ जाएगा। छोड़ो वैल्यू छोड़ो, बाकी क्लियर है ना? यस सर।
तो एयरक्राफ्ट और विंड प्रॉब्लम जो है वो नया कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में पढ़ते हैं हमारा 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन में पहला पार्ट यही था, रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। सर हाँ बोलिए। सर इसमें डी बाय वी साइन थीटा नहीं लगा सकते थे? डी अपॉन वी साइन थीटा इसमें लगा सकते थे, लेकिन अगर हम थीटा इधर से लेते तो अब तुमको पूरा का पूरा रिवर जो है वो यस सर। परपेंडिकुलर लाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बेसिक बात समझो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। देखो क्वेश्चन बहुत घुमाएगा तुमको, तुम फॉर्मूले रटोगे तो प्रॉब्लम में फंसोगे। जेई मेन का क्वेश्चन मान लो हो जाएगा, जेई एडवांस वाले में फंसा देते हैं। तो बेसिक बात क्यों समझनी है, बेसिक बात यही है कि हम चाहते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर हो, विंड इधर की तरफ ब्लो कर रहा है, तो अब सोचो ध्यान से कि किधर की तरफ प्लेन उड़ाना चाहिए। तो प्लेन थोड़ा सा इधर ले जाना चाहिए जिससे उनका रिजल्टेंट इधर आ जाए। यस सर, वो तो क्लियर है। ठीक ठीक है सर। ठीक ठीक है। सेकंड में हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर, एंड सेकंड पार्ट इज रेन मैन प्रॉब्लम्स। अब रेन मैन प्रॉब्लम्स में क्या कौन से प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो देखो इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि जैसे सपोज एज्यूम कर लें कि जो रेनफॉल है अगर वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है, लेट्स से रेनफॉल वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है, सपोज ये रेन ड्रॉप्स हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उस केस में जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ मैन है, ठीक है, तो उसको उसके पास जो अम्ब्रेला है एक तरह से, तो अपने अम्ब्रेला को उसको क्या ठीक वर्टिकली अपवर्ड रखना पड़ेगा। अगर रेन ड्रॉप जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और ये मैन जो है ये रेस्ट पे है, और ये हो गई रेन ड्रॉप्स। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसा होगा कि अगर ये जो मैन है ये इधर की तरफ दौड़ने लगे, यानी ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन, तो अब जो उसको अम्ब्रेला है वो कौन से डायरेक्शन में करना होगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि रेन ड्रॉप्स का जो डायरेक्शन है वो मैन के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा। पहले रेन ड्रॉप्स अगर मैन रेस्ट पे है तो अलग डायरेक्शन में है, और मैन अगर दौड़ने लगा है तो रेन ड्रॉप्स का डायरेक्शन मैन के रिस्पेक्ट में, दौड़ते हुए मैन के रिस्पेक्ट में डिफरेंट आएगा। तो उसको जो अम्ब्रेला है वो डिफरेंट डायरेक्शन में करना होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे खैर इसमें क्वेश्चन में कैसे आया, बट ऐसे ही बता देता हूँ कि उस केस में क्या है ना कि ये जो अम्ब्रेला का डायरेक्शन है इसको भी थोड़ा सा टिल्ट करना होगा, क्योंकि उस केस में जो रेन ड्रॉप्स हैं वो एंगल पे आती हुई अपीयर होंगी, ठीक है ना। तो ये जो रेन ड्रॉप्स लिखा मैंने, ये लिखा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पहले वाला, और ये जो रेन ड्रॉप्स हैं ये रेन ड्रॉप्स हो जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू रनिंग मैन। तो पहले ये समझ में आया कि हम लोग करने क्या वाले हैं, क्यों, फिर आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं, कौन कौन से, एक लिखते हैं आर कॉमा जी, क्या पढ़ेंगे इसको बताओगे। ये बनेगा वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दूसरा है वी एम कॉमा जी, वी एम कॉमा जी क्या बनेगा, तो ये बनेगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और तीसरा है वी आर कॉमा एम, और ये बनेगा वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो सबसे पहले मुझे तुम ये बताओ कि इन तीनों वेक्टर्स में क्या रिलेशन आएगा।
इन तीनों वेक्टर्स में रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से क्या रिलेशन आना चाहिए। तो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी लगाएं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसमें किसी को समस्या हो तो बताओ पहले तो, ये कैसे लिख दिया? velocity of rain with respect to man is equal to velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground। ठीक है, अब खास बात समझना इस क्वेश्चन में क्या होती है, मतलब इस टाइप की क्वेश्चंस की जो स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी ये है कि ये वाला जो पोर्शन है कौन सा, रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो नीचे हम लोग एक बात ये लिख सकते हैं कि नॉर्मली दिस विल बी a constant vector, this will be a constant vector which will not change due to man running। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ये तीन वेक्टर्स हैं जिनमें हम लोग रिलेशन निकालने वाले हैं, इन तीन वेक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसमें से जो ये वाला वेक्टर है यानी रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेक्टर एक बार जो है वो फिक्स होगा, मतलब रेन ड्रॉप्स का जो डायरेक्शन है वो तो फिक्स ही होगा। हाँ, अगर हम ये वाला वेक्टर चेंज करते हैं, मतलब मैन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दौड़ने का डायरेक्शन चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा, तो अगर ये वेक्टर चेंज होगा तो ये वाला वेक्टर चेंज होगा। तो एक्चुअली रिलेशन इन दोनों में है, ये वाला वेक्टर तो एक तरह से कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग मैथ्स की बजाय थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच लेते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा प्रॉब्लम जल्दी हो जाएगा। ग्राफिकल अप्रोच से मतलब मेरा ये है कि हम इन तीनों वेक्टर्स को वेक्टोरियली बनाएंगे कि वेक्टोरियली क्या सिचुएशन बनेगी। ठीक है, तो जैसे मैंने ऊपर डायग्राम बनाया हुआ है उसी डायग्राम को अगर मैं बनाऊं, ध्यान से देखना, तो रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये वेक्टर बनेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर कोई भी विंड वगैरह ब्लो नहीं कर रही है तो रेन ड्रॉप्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड आएंगी। तो क्या करो, इस वेक्टर को तुम हमेशा एक बार बना लो और इसको हमेशा फिक्स रखो, ये चेंज नहीं होने वाला है। अब मैन कौन सी डायरेक्शन में दौड़ रहा है बताओगे? तो मैन सपोज दौड़ रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये वाला जो डायरेक्शन है सपोज मैंने बनाया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी मैन इधर की तरफ जा रहा है कुछ वेलोसिटी से, जितनी वेलोसिटी से जा रहा है उतनी लेंथ का वेक्टर हो गया। तो बताओ कि ये जो तीसरा वाला वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर होगा, कैसे आएगा इस डायग्राम में? तो तीसरा वाला वेक्टर कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अगर तुम इसी को थोड़ा रीअरेंज करके लिखो तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी इन दोनों की वेलोसिटी का रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर होना चाहिए। तो ये वेक्टर एक तरह से रिजल्टेंट हमको पता है, इसमें से एक वेक्टर ये रहा, तो दूसरा वेक्टर कहाँ होगा? तो देखो, अगर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएं तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से बोल सकते हैं कि अगर हम इसके हेड से यहाँ तक का एक वेक्टर ड्रॉ करें तो ये वाला वेक्टर बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी मैन को वर्टिकल से कुछ एंगल पे वो रेन ड्रॉप्स अपीयर होंगी। देखो, तो बेसिकली उसको अम्ब्रेला कौन से डायरेक्शन में रखना चाहिए? तो हम लोग बोलेंगे कि अम्ब्रेला का जो डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन से मैच होना चाहिए, अम्ब्रेला का जो डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन से मैच होना चाहिए। सर हाँ बोलिए। सर जैसे वो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है उसको दूसरी साइड करके ऐड करें तो ये चेंज हो जाएगा क्या? और क्या, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, ये वेक्टर फिक्स रखो, ये जो मैंने ब्लू से बनाया ये फिक्स है। नहीं सर, मैन ऊपर वो जो रेड वाला बना है सर उसको नेगेटिव करके दूसरी साइड करके कर लिया है? हाँ, यस इधर सर। है। तो उसको जो अपीयर होगा वो ये वाला वेक्टर अपीयर होगा। मतलब चेंज ज्यादा नहीं होगा ना सर? ज्यादा नहीं होगा मतलब एंगल तो वही रहेगा ना सर? हाँ, एंगल वही रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, इधर हो जाएगा। अब तुमसे कहेंगे नहीं मैन अपनी वेलोसिटी डबल कर दे रहा है, तो डबल कर देगा तो ये वेक्टर यहाँ आ जाएगा, तो उसको जो अपीयर होगा अपीयर ये वाला होगा। कहने का मतलब है कि मैन की वेलोसिटी किधर है उस पर वो दूसरा वाला वेक्टर डिपेंड करेगा। समझना ध्यान से, एक वेक्टर है जो हम चेंज नहीं कर रहे हैं,
लेन वाला वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है सर। बस रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला वेक्टर चेंज नहीं कर रहे हैं। मैन के दौड़ने का डायरेक्शन चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन चेंज होता रहेगा। और रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है वो बेसिकली अम्ब्रेला का डायरेक्शन बनेगा, जिस डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला अपने रिस्पेक्ट में रखना चाहिए टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम रेन ड्रॉप्स। तो अगर तुम इतनी सी बात दिमाग में रखते हो, मतलब ये इक्वेशन और ये डायग्राम, तो मैं कहूंगा कि फिर से अभी कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। वेक्टर एडिशन अगर तुम्हें आता है तो तुम इसके सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हो। बेसिक बात बस इतनी सी है, ठीक है ना? बताओ जितना लिखा है उसमें कोई डाउट है? अब देखो जरूरी नहीं है कि ये वाला वेक्टर हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही हो, वो तो क्वेश्चन में अलग अलग दिया होगा। बट हाँ ये जरूरी है कि जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए ये वेक्टर कांस्टेंट रहेगा, मतलब मैन के दौड़ने वाली वेलोसिटी चेंज होने से इस वेक्टर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो जैसे एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन है टू अ मैन रनिंग at 8 kilometer per hour horizontally, raindrops appear to be falling vertically downward at 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमें निकालना है यहाँ पे फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स। करोगे ट्राई पहले? यस सर। तुमको आइडेंटिफाई ध्यान से देखो, गड़बड़ इसमें कहाँ हो सकती है? गड़बड़ इसमें एक ही जगह हो सकती है कि जो दिया हुआ है वो हम सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो कौन सा वेक्टर दिया हुआ है। 3 वेक्टर की कहानी है ये, जिसमें से 2 वेक्टर हमको दिए होंगे, तीसरा हमको निकालना होगा। बेसिक बात बस इतनी सी है। अब उसमें 3 में से कौन से 2 दिए हुए हैं ये थोड़ा समझना पड़ेगा। हाँ उन 3 में से जो 2 दिए हुए हैं या उनको हमें सजाना कैसे है वो ये डायग्राम है, देखो ध्यान से, जिसमें मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये ध्यान से देखो तो हेड टू टेल जुड़ रहे हैं, और ये तीसरा इनका रिजल्टेंट है। बस इतनी बात तुम्हें दिमाग में रखनी है। सर सर ये जो रिजल्टेंट 10 दिया हुआ किलोमीटर है पर पी आवर। आर जी, ये तो रेन ड्रॉप्स की स्पीड है। हाँ जो आपने इसमें जो आपने डायग्राम बताया है इसमें रिजल्टेंट दिया है ना पी आर जी, हाँ रेन की रिजल्टेंट, स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ इस क्वेश्चन में यही निकालनी है। हाँ ठीक है 10 सर। किलोमीटर पर आवर। बस एक ही काम है, आइडेंटिफाई करना है सही से। सबसे पहले मैन रनिंग हॉरिजॉन्टली एट 8 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या दिया हुआ है? तो ये हमको मैन की वेलोसिटी दी हुई है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है? तो 10 किलोमीटर पर आवर आएगी। करेक्ट। यस सर 10 आएगी सर। यस सर 10 डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन भी बताओ, डायरेक्शन किधर आएगा? सो cos इनवर्स 6/10 फ्रॉम द वर्टिकल। तो cos इनवर्स 6/10 निकाल सकते हो ना। मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है हॉरिजॉन्टली 8। अब देखो ये जो 6 दिया हुआ है ये कौन सा है? ये रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है या रेन की वेलोसिटी है मैन के रिस्पेक्ट में? मैन के रिस्पेक्ट में। मैन के ग्राउंड के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, मैन के रिस्पेक्ट में है। तो मैन के रिस्पेक्ट में ये वाला वेक्टर होता है, ध्यान से देखो। तो इस वेक्टर को हम जब ड्रॉ करते हैं तो कहां से ड्रॉ करते हैं? इस वेक्टर को हम ड्रॉ करते हैं मैन वाले वेक्टर के हेड से। तो जो अगला इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको हम इसके हेड से ड्रॉ करेंगे। किधर की तरफ ड्रॉ करेंगे? तो जिधर की तरफ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो वेक्टर है रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। कितना दिया हुआ है? 6 किलोमीटर पर आवर। बोलो अब हमें जो निकालना है वेक्टर वो ये तीसरा वाला वेक्टर है जो निकालना है। तो ये वाला जो वेक्टर है ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो
तो मैग्नीट्यूड तो नजर आ ही रहा है, कितना होगा 10 किलोमीटर पर आवर। अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो एंगल है इसका, अगर हमें वर्टिकल से एंगल बनाना है, ठीक है, तो ये वाला एंगल चेक करोगे तो 53 डिग्री आएगा, देखो है 53 डिग्री आएगा। तो रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल 53 डिग्री। सर एक सेकंड, ये एंगल बना दिया कैसे आया? मैं बता तो चुका हूँ, 3-4-5 का जो रेशियो वाला ट्रायंगल होता है उसमें एंगल 53 और 37 होता है। तुम लोग मैथ ज़्यादा पूछते हो। 3-4-5 का ठीक है अगर सर, ट्रायंगल है, याद आ गया सर, याद आ गया सर। क्लियर है क्वेश्चन, किसी को डाउट बताइए। सर हाँ बोलो। सर आपने बोला ना कि वी आर जी नॉर्मली एक कांस्टेंट वेक्टर होगा, तो हाँ सर ये हम लोग ने अज्यूम किया या फिर रियलिटी में होगा? क्योंकि सर वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ड्रॉप्स नीचे गिर रहे होंगे, तो हाँ, एक्सेलरेशन तो होगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे ले लिया फिर? नहीं नहीं, ये वेलोसिटी होता क्या है ना, प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब रेन ड्रॉप्स गिरना शुरू होती है ना, तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम दे अटेन अ कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी बिकॉज ऑफ एयर ड्रैग। हाँ यस सर। ठीक है ना। बट मेरा कांस्टेंट कहने के पीछे जो ज्यादा बड़ा मकसद था वो इसके डायरेक्शन से था, कि हम डायरेक्शन को बार बार चेंज नहीं करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है। मतलब सर जो वेक्टर वो कांस्टेंट था, हाँ उसकी डायरेक्शन जो है उसको कांस्टेंट नहीं चल रहा, और मैग्नीट्यूड मतलब चेंज हो सकता है। हाँ हाँ। देखो अभी और कर रहे हैं, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखो और नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अ मैन running horizontally at 10 kilometer per hour, raindrops appear to be falling vertically downwards। ठीक है। when he increases his speed to 15 kilometer per hour, they appear at an angle 30 degree with vertical। तो हमें निकालना है फाइंड एक्चुअल velocity of raindrops। हमें निकालना है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेनड्रॉप्स। देखो करो, ट्राई करो। थोड़ा सा मैंने चेंज किया क्वेश्चन, एक स्टेप ऊपर। देखो इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, एक स्टेप बढ़ाया है इस क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना, स्पेशली रेन ड्रॉप वाले क्वेश्चंस में, तुम जैसे दो इन्फॉर्मेशन दी हो इस क्वेश्चन में, कि तो दो अलग अलग फिगर नहीं बनाना, एक ही फिगर में उन दोनों इन्फॉर्मेशन को पुट करना और फिर अननोन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले तो दिया है मैन रनिंग हॉरिजॉन्टली एट 10, तो मैन रनिंग हॉरिजॉन्टली का डायग्राम बना दो सबसे पहले। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वैल्यू दी हुई है 10। तो उसको जो रेन ड्रॉप अपियर हो रही है वो अपियर हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो हमने वर्टिकली डाउनवर्ड एक वेक्टर बना दिया। लेकिन ध्यान से समझना, तो इस वेक्टर का हमको मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। मैग्नीट्यूड नहीं दिया है, कोई बात नहीं, जितना दिया है उतना बनाओ। तो इसका मतलब है कि जो रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा वो कौन सा वेक्टर बनेगा, तो रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो ये वाला जो वेक्टर है रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये इनका रिजल्टेंट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 15, यानी 10 तो पहले थी, 5 और बढ़ा दी है, तो एक काम करो वो 5 इसी में बढ़ा दो। अब ये जो पूरा वेक्टर है ध्यान से समझो, ये पूरा वेक्टर क्या 15 का हो गया है? ये बताओ। सर हो गया। और ये जो जितना एक्स्ट्रा बनाया है वो 5 है। यस सर। अब जो उसको अपियर होगा वो कौन सा वेक्टर अपियर होगा? तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो अब अपियर होगा
वो ये वाला वेक्टर होगा, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और ये जो बाद में अपीयर हो रहा है उसको, उसका एंगल वर्टिकल से दिया हुआ है कि बाद में कितने एंगल पे अपीयर हो रहा है। तो बाद में वो अपीयर हो रही है एट एन एंगल 30 डिग्री, क्योंकि मैंने ये वेक्टर चेंज नहीं करना है, समझे ना ध्यान से। रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला वेक्टर चेंज नहीं करना है। जब 10 से जा रहा था तो वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर हो रहा है, और जब 15 से जा रहा है तो उसको 30 डिग्री पे अपीयर हो रहा है। दोनों बातें मैंने इसी फिगर में बना दी हैं। अब क्या है, अब तुम्हें सिर्फ ज्योमेट्री लगानी रह गई है। देखो ये 30 डिग्री एंगल है, तो क्या ये भी 30 डिग्री एंगल होगा? तो अगर हम ये वाली साइड x ले लें, ध्यान से देखो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 30 इज इक्वल टू 5/x। तो यहाँ से तुम अगर x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू 5√3। बताओ। अब तुमको अगर x मिल गया है तो दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में तुमको 10 पता है, तुमको x पता है, तो क्या ये वाला साइड नहीं निकल आएगा हाइपोटेन्यूज? तो मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ, क्या लिखना चाहिए, तो ये बनेगा 10 स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर। तो अब ये देख लो क्या बनता है, ये कितना आएगा, 5√7। 5√7 5√7 आएगा, करेक्ट। यही आंसर आ रहा। हाँ वेरी गुड। और हमें अगर एंगल बताना है इसका कि इसका वर्टिकल से कितना एंगल है, तो ये वाला अल्फा निकाल दो। tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा को लिखेंगे हम लोग 10/5√3, यानी ये हो गया 2/√3। तो ऐसे बोल सकते हैं कि एट एन एंगल tan इनवर्स 2/√3 फ्रॉम वर्टिकल। देखो जो लोग नहीं कर पाए, अभी क्लियर है या नहीं? सर सेम मैंने प्रोसेस किया था, बस 15 लिख दिया था, इसलिए 10√10 आ गया था। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और किसी को कोई चीज अगर नहीं समझ में आई इसमें तो ठीक, चलो और देखो। और एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं। टू अ मैन रनिंग horizontally, raindrops appear to be falling vertically downwards. When he doubles his speed, they appear at an angle 45 degree with vertical। ठीक है, then find apparent direction of rainfall if he triples his speed। if he triples his speed, देखो देखो जैसा कहता जा रहा है वैसा ही करना है, और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा। कह रहा है कि मैन रनिंग हॉरिजॉन्टली, तो मान लेते हैं कि ये मैन की वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड रेन ड्रॉप्स अपीयर टू बी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मान लेते हैं कि ये वेक्टर हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब इस वेक्टर का हमको मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, तो जो रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला वेक्टर होगा वो ये वाला वेक्टर बन जाएगा। और अब ये चेंज नहीं करेंगे बार बार। अब वो कह रहा है कि व्हेन ही डबल्स हिज स्पीड, तो अगर वो अपनी स्पीड डबल कर रहा है तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि जितना ये लेंथ है उतनी लेंथ और आगे बढ़ा दें। तो अब जो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा वो ये वाला वेक्टर अपीयर होगा, देखो ध्यान से तो। और कह रहा है कि ये जो वेक्टर है
ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। ये वर्टिकल से 45 बना रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर ये 45 एंगल है तो क्या ये भी 45 एंगल होगा? यस सर। और अगर ये 45 है तो ये साइड भी इक्वल हो जाएगी। यस सर। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड v ले लें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या v√2 आ जाएगा? यस सर, ये आ रहा है। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि व्हेन ही ट्रिपल्स हिज स्पीड। तो एक काम करो, ट्रिपल्स हिज स्पीड का मतलब है कि एक वेक्टर और आगे बढ़ा दो उसी लेंथ का। तो अब जो उसको अपीयर होगा डायरेक्शन, वो ये वाला डायरेक्शन अपीयर होगा। देखो ध्यान से, अब ये वाला हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो हमें वर्टिकल से एंगल फिर से बताना है। ये वाला एंगल हमको अब पता करना है। कैसे आएगा ये वाला एंगल? लेट्स से वी कॉल इट अल्फा। तो अल्फा कैसे आएगा भाई? ये भी v है, ये भी v है और ये भी v है। दिख नहीं रहा है साफ? tan अल्फा की वैल्यू 2v होगी। tan अल्फा की वैल्यू 2v अपॉन v। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 विथ वर्टिकल। बताओ। अरे सर यहीं पे वो गलती हो गई, अगर ट्वाइस की जगह 2 ही ले रहे थे, इसीलिए होने वाला। सर अगर उसकी मैग्नीट्यूड डबल और ट्रिपल हो रहा है तो सर वो सिर्फ v क्यों रहेगा सर? 2v और 3v नहीं होता जाएगा? ये तो हो तो रहा है भाई, ये पहले वेक्टर है, ये पूरा वेक्टर बाद में है, ये सेकंड टाइम हाँ सर, वेक्टर, वही गलती हो रही थी, सामने आ गया वो 2v और 3v क्यों हो गई। और ये वेक्टर 3v है। इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूं ना, तो ड्रॉ तो यहीं से करेंगे ना वेक्टर, इस पॉइंट से। बोलो, सेम क्वेश्चन नहीं है लास्ट वाला? देखो एक और करो इसमें। अ मैन is running along a horizontal road at 6 km per hour. The raindrops appear to him falling at 6 km per hour at an angle 30 degree with vertical. Find possible speed of raindrops with respect to ground. देखो, अब पॉसिबल स्पीड्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि एक या एक से ज्यादा आंसर भी पॉसिबल है। तो जो भी पॉसिबल है वो हमें निकालने हैं। देखो, इसको भी प्रोसीड वैसे ही करना है। मैन इज रनिंग हॉरिजॉन्टली एट 6 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गई 6। अब कह रहा है रेन ड्रॉप्स अपीयर टू हिम एट 6 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल 30 डिग्री विद वर्टिकल। अब इसमें क्या है ना, यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये आ जाएगा कि रेन ड्रॉप्स की जो अपरेंट वेलोसिटी है 30 डिग्री विद वर्टिकल, तो वो 30 डिग्री विद वर्टिकल किधर की तरफ है? 30 डिग्री हमारी तरफ है या दूसरी तरफ है? वर्टिकल से 30 डिग्री दोनों तरफ बन सकता है ना, तो इसलिए उसमें दो आंसर लिखे हुए हैं। तो अगर हम वर्टिकल से 30 डिग्री इधर की तरफ लेते हैं, यानी ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वैल्यू इसका भी 6 है और ये वाला एंगल 30 डिग्री है। अब ये तो कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, इसका मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री है, और 60 डिग्री है, दो साइड इक्वल है,
तो इससे कुछ निकल के नहीं आएगा। तो इससे तो यही निकल के आएगा कि ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है भाई, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये वाला सर एंगल ये भी ये इक्वल वाला हो एंगल भी जाएगा इक्वल हो सर, गया, तो ये ये भी 6 हो जाएगी। एक आंसर तो 6 ही हो गया, 6 एट एन एंगल 30 डिग्री विद वर्टिकल। तो इसका मतलब है कि रेन ड्रॉप इधर की तरफ 30 डिग्री वर्टिकल पे फॉल हो रही है, और मैन जब 6 से रन कर रहा है तो उसको उधर से 30 डिग्री पे अपीयर हो रही है। कोइंसिडेंटली दोनों तरफ के एंगल अपोजिट हो गए, इसलिए वेलोसिटी सेम नजर आ रही है। पहला केस। दूसरा केस ये हो सकता है कि मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है 6, ठीक है, और रेन ड्रॉप्स का जो डायरेक्शन है वो है 30 डिग्री विद वर्टिकल। तो 30 डिग्री विद वर्टिकल का मतलब हुआ कि अगर वो इधर की तरफ 30 डिग्री है सपोज, तो अगर ये रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का वैल्यू 6 है और 30 डिग्री इधर है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा एंगल क्या 120 डिग्री हो गया। और अगर ये पूरा एंगल 120 डिग्री हो गया है तो ये जो आएगा वेक्टर यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या निकालने की जरूरत है, ये 6√3 आएगा। बताओ, ये एंगल ये वैल्यू 6√3 बनेगी, और अगर हमें ये एंगल पूछा जाए तो ये एंगल जो है 60 डिग्री बनेगा। तो ये इसका सेकंड पॉसिबिलिटी हो गई। 2 आंसर हो जाएंगे। एक आंसर आएगा 6 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल, और दूसरा आंसर होगा 6√3 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल 60 डिग्री विथ वर्टिकल। बताओ कहाँ पे डाउट है, कैलकुलेशन में या किस में? आ गया समझ में, आ गया क्वेश्चन आ गया। दोनों फिगर क्लियर है। 2 पॉसिबिलिटी ली है, एक बार रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इधर ले लिया, एक बार रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इधर ले लिया, इसलिए 2 आंसर आ रहे हैं। क्योंकि उसने सिर्फ 30 डिग्री दिया, पर ये तो नहीं बताया ना कि इधर की तरफ है या उधर की तरफ है, इसलिए 2 आंसर हो गए इसके। क्लियर है? तो रिवर स्विमर, एयरप्लेन, विंड, रेन मैन, ये तीनों पार्ट खत्म हो गए, ठीक है ना। और ये रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन के ही एप्लीकेशंस हैं। और एक हमारा पार्ट और लास्ट में बचा हुआ है, ठीक है, जिसमें हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पढ़ेंगे और कुछ कोलिजन्स टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि पार्टिकल आगे जाके कोलाइड होंगे या आगे नहीं कोलाइड होंगे, तो वो पार्ट और थोड़ा सा बचा हुआ है। बट रेन मैन, रिवर स्विमर, प्लेन विंड, ये सारे क्वेश्चंस आप अब कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज वाले लेक्चर में यहीं तक रखते हैं।